Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Learnify IQ. This is Meghna Kanojia and we are currently covering the topic blood circulatory system. So we have already covered its two lectures. In the last lecture we have seen the topics like heart, we have seen its internal and external structures. उसके बाद हमने देखा था कि हार्ट साउंड क्या है, ब्लड प्रेशर क्या होता है और हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखे थे जैसे हार्ट रेट क्या है, हार्ट बीट्स क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, ये सारे डेफिनेशंस हमने कुछ देखे थे। आज जो हमें टॉपिक कवर करना है दैट इज ईसीजी। अभी जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अब ये डिवाइस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ईसीजी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अगर आप इंडिया में देखेंगे तो नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू हार्ट अटैक्स आर इंक्रीजिंग। हार्ट अटैक रिलेटेड जो डेथ्स है इंडिया में इंक्रीज हो रही है एंड नाउ इंडिया काउंट्स फॉर 28% ऑफ द डेथ्स ड्यू टू हार्ट अटैक। इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक आप देखेंगे कि यंगर ग्रुप्स में इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। कोविड-19 आउटब्रेक के बाद का जो डेटा है 2021 से 2023 के टाइम ड्यूरेशन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे हार्ट अटैक्स हुए हैं इंडिया में। तो इसके लिए ही कुछ दिन पहले ICMR जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने एक कमेटी फॉर्म किया था टू चेक whether COVID-19 vaccines are one of the reasons for the increasing heart attacks in India. बट अभी इसका 3 से 4 दिन पहले रिपोर्ट आया है इन विच यूनियन हेल्थ मिनिस्टर क्लेरिफाइड दैट COVID-19 vaccines are not the reason for the increasing cases of heart attacks. और लेकिन उन्होंने कुछ चीजें सजेस्ट की हैं जैसे कि जिनको भी सीवियर कोविड हुआ था उनको कुछ एक्टिविटीज से दूर रहने के लिए कहा है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि 1 से 2 इयर्स तक आप अगर कोविड-19 से सफर कर चुके हैं तो इसके टाइम पर आपको हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है इस ड्यूरेशन तक, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका क्रक्स देखेंगे, क्रक्स क्या हो सकता है कि इतने केसेस क्यों इंक्रीज हुए हैं, तो क्रक्स में हम ये नोटिस कर सकते हैं कि जो इंडिया का फास्ट पेसिंग लाइफस्टाइल है या फिर फूड हैबिट्स में जो चेंज देखने के लिए मिले हैं उसके कारण इंडिया में हार्ट अटैक्स के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। स्ट्रेस हो सकता है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, जॉब रिलेटेड स्ट्रेस है या फिर मेंटल हेल्थ है, ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, इफेक्ट हो रही हैं। रात में देर तक जागना और ये सारी चीजें, आपके फूड हैबिट्स काफी चेंज हो चुके हैं, ये सारे रीजंस हैं हार्ट अटैक्स के केसेस इंक्रीज होने के लिए इंडिया में। तो उसके लिए जरूरत होती है कि अर्ली डायग्नोसिस, इट ऑल रिक्वायर्स एन अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड द डिवाइस यूज्ड फॉर दैट पर्पस इज नोन एज ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इट बेसिकली रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द हार्ट। हार्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो रहे थे ऐसे नोड से और ये उन हार्ट सिग्नल्स को क्या करता है, उन हार्ट सिग्नल्स को ये रिकॉर्ड करता है, उन हार्ट सिग्नल्स को ये रिकॉर्ड करता है टू चेक फॉर डिफरेंट हार्ट कंडीशंस, ठीक है। तो इससे जो आपको ग्राफ ऑब्टेन होता है, अगर आपने कभी किसी का ECG करवाया तो इस तरीके का रिपोर्ट्स मिले होंगे और इस तरीके का ग्राफ मिला होगा उसमें, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसमें 3 तरीके की वेव्स फॉर्म होती हैं जिसमें आप चेक करते हो कि वेदर योर हार्ट इज वर्किंग नॉर्मल और इट इज फंक्शनिंग एबनॉर्मली। इसमें देखा जाता है पहली होता है पी वेव। ये जो पी वेव दिख रही है उस पी वेव कब फॉर्म होती है, पी वेव जब सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन होता है। हम सिस्टोल पढ़ चुके हैं और डायस्टोल पढ़ चुके हैं। तो सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था और जो आपका डायस्टोल था उसमें क्या हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था। तो इसलिए पी वेव का फॉर्म हुई है जब सिस्टोल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल्स हो रहा है, ठीक है। इसके बाद से ये जो QRS, Q हो गया, R हो गया और S हो गया, इस ये का फॉर्म हो रहा है QRS कॉम्प्लेक्स जब सिस्टोल हो रहा है वेंट्रिकल्स का। तो ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स मीन सिस्टोल में भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ही हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स हो रहा है। तो उस टाइम पर हार्ट और टी वेव फॉर्म होती है। टी मीन्स ये वाला जो वेव है आपका, टी वेव का फॉर्म हो रहा है जब डायस्टोल मीन्स एक्सपेंशन ऑफ वेंट्रिकल्स हो रहा है, ठीक है। तो ये जो दोनों फेजेस सिस्टोल वाले, इस फेजेस को क्या बोलते हैं कि आपका यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रहा है। दिस फेज इज नोन एज डीपोलराइजेशन। जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ और ये वाला जो फेज है इसको क्या कहा जाता है, रीपोलराइजेशन कहा जाता है। एक्सपेंशन क्या है, रीपोलराइजेशन वाला फेज, ठीक है। इस तरीके का आपने कुछ डिवाइस देखा होगा, छोटा डिवाइस, यहाँ पे मैंने स्पंदन ECG का लिया हुआ है। ये शार्क टैंक इंडिया में एक सनफॉक्स करके शायद एक स्टार्टअप था जिसने ये डिवाइस बनाया था, ठीक है। तो ये काफी पोर्टेबल डिवाइस है, बहुत ही छोटा होता है, जिस तरीके से आपके BP या फिर शुगर मेजर करने के डिवाइसेस होते हैं घर पर ही आप यूज कर सकते हैं उसको, वैसे ये ECG का डिवाइस भी ऐसा ही है, ठीक है। दिस इज द बेसिक टेस्ट of checking your heartbeats, whether your heart is working normally or it is working abnormally, and then you can go for further test,
कि एक्चुअली में आपके हार्ट में क्या प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट ईसीजी वाज ऑब्टेन्ड बाय वॉलर, पहला ईसीजी किसने ऑब्टेन किया था? वॉलर ने। एंड इंथोवेन जो है, इंथोवेन है, इन्होंने फर्स्ट प्रैक्टिकल जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ था वो 1895 पे ऑब्टेन किया था, पहला प्रैक्टिकल जो आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, मींस ये वाली चीज। और he received Nobel Prize in Physiology for discovering of the mechanism of electrocardiogram, and that's why Enthoven is also known as father of ECG। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ECG भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कि हार्ट रेट्स इन डिफरेंट स्टेजेस क्या है। जैसे कि हार्ट रेट्स आप देखेंगे डिफरेंट स्टेजेस में, तो न्यूबॉर्न जो बेबीज होते हैं उसमें हार्ट रेट कितना होता है? 100 से 250 बीट्स पर मिनट। फिर इन्फेंट्स थोड़ा और आगे स्टेज में, इन्फेंट्स की स्टेज में, तो उस टाइम पर 100 to 180 हो जाता है। चाइल्ड की स्टेज में कितना है कि 90 हो गया अप्रॉक्स। और जो एडल्ट स्टेज होता है उसमें हम देख ही चुके हैं कि 72 बीट्स पर मिनट होता है। मीन्स मेल पे कितना है? ये 70 से लेकर 72 बीट्स पर मिनट है, और फीमेल्स में इतना है 78 to 82। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने देखा था मेल फीमेल के जो हार्ट साइजेस हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट है। मेल्स का जो हार्ट है वो स्मॉल इन साइज होता है एंड इट नीड्स टू बीट फास्टर ताकि ब्लड की पंपिंग प्रॉपर हो सके। अभी हमने देखा कि जो आपके लाइफ के स्टेजेस है उसमें ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे डिक्रीज होते जा रहा है जो आपका हार्ट, जो हार्ट रेट है डिफरेंट स्टेजेस में। फिर आते हैं हार्ट चैम्बर्स की बात कर रहे हैं, तो हार्ट चैम्बर्स जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो मैमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स, उसमें हार्ट रेट जो आपके हार्ट चैम्बर्स होते हैं 4 होते हैं। कितने हार्ट चैम्बर्स देखे थे हमने? 4 देखे थे। इसमें आपके 2 ऑरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स। और क्या होते हैं नेक्स्ट? 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। बर्ड्स में भी क्या है? 4 चैम्बर है। बट फिश में कितने चैम्बर्स होते हैं? ओनली 2 चैम्बर्स। एम्फीबियंस जैसे कि आपके फ्रॉग्स वगैरह हो गए, उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? 3। और जो आपके रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स में भी 3 ही चैम्बर होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल जिसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। जैसे कि आपके ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स में भी आपको कितने चैम्बर्स देखने के लिए मिलेंगे? तो 4 चैम्बर्स देखने के लिए मिलते हैं। Over 75% of the Indians have uncontrolled blood pressure and 50% of the patients are unaware of their high BP problem. ऐसा एक स्टडी कहती है। Now we have to study about blood groups. Blood groups. So Karl Landsteiner has been credited for the discovery of ABO blood group system in 1900. ये तो 4 मेजर टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं। एक हो गया ए, फिर आता है बी, देन इज ए बी एंड ओ। ये 4 मेन टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ब्लड ग्रुप्स पढ़ने हैं तो पहले 2 टर्म समझने जरूरी है, दैट इज एंटीबॉडीज और एंटीजेंस। एंटीबॉडीज क्या है? दे आर द प्रोटीन्स व्हिच आर फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा एंड दे आर पार्ट ऑफ योर बॉडीज नेचुरल डिफेंसेस। कोई भी फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं जो आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाने वाले हैं, जैसे कि जर्म्स हो गए और जो भी बैक्टीरियाज हैं, उनके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और अलर्ट करता है आपके इम्यून सिस्टम को, विच डिस्ट्रॉयज देम। ठीक है, फाइनली आपका इम्यून सिस्टम, जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी वो फॉरेन इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी एंड इट कीप्स योर बॉडी हेल्दी। उसके बाद होते हैं एंटीजेंस। तो एंटीजेंस क्या है? दे आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स के सर्फेस पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका रेड ब्लड सेल है, तो रेड ब्लड के सेल के सर्फेस पे क्या प्रेजेंट होंगे? एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे। An antigen is a foreign substance usually harmful that induces an immune response, induce करेगा thereby stimulating the production of antibodies। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं antigen is a marker that tells your immune system whether something in your body is harmful or not। ये बताता है immune system को कि कोई चीज harmful है या नहीं है। and antigens कहाँ पर present होंगे? viruses पर, बैक्टीरिया पे, ट्यूमर्स एंड नॉर्मल सेल्स ऑफ योर बॉडी पे भी प्रेजेंट होते हैं एंटीजेंस जो होंगे। ठीक है, तो अभी जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है, अब इसको ही पढ़ना है कि जो ब्लड ग्रुप्स है, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, तो उसमें हमने देखा कि 4 टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं। ए हो गया, बी ब्लड ग्रुप होता है, फिर हमारे पास होता है ए बी और ओ ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है? रेड ब्लड सेल टाइप कौन सा हो जाएगा? ए पर। फॉर एग्जाम्पल आपका ए बी ए ब्लड ग्रुप है, तो इस ए ब्लड ग्रुप में क्या होगा कि इसमें एंटीजन जो है, जो एंटीजन है वो कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा? ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। और जो एंटीबॉडी है वो बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। तो कभी भी आपका एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होता है। ठीक है, ये डिफरेंट होता है एक ही ब्लड ग्रुप में। तो ए एंटीजन था तो बी क्या हो गया? एंटीबॉडी प्रेजेंट हो गई। तो आपका बी ब्लड ग्रुप था, तो बी ब्लड ग्रुप है और उसमें एंटीजन क्या होगा? एंटीजन तो बी होगा बट एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर आपका ए बी ब्लड ग्रुप है
तो उसमें एंटीजन क्या रहेगा, ए बी रहेगा, बट उसमें एंटीबॉडी, अगर एंटीजन ही ए बी हो गया तो सेम तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती। फिर आता है ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में तो ऐसा कोई भी एंटीजन तो ए और बी ही थे या फिर ए बी हो सकते हैं, तो इसमें एंटीजन्स नहीं प्रेजेंट है, बट एंटीबॉडीज क्या है, ए और बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपका रेड ब्लड सेल है और उसके आसपास क्या प्रेजेंट है, ये ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट है। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आरबीसीज होते हैं ना, वहां पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने देखा जो एंटीजन है ह्यूमन बॉडी सेल्स पे प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए जो आरबीसीज है ये हो गया आपका आरबीसी रेड ब्लड सेल, और उसके ऊपर ए ब्लड ग्रुप के लिए तो ए एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर एंटीबॉडी की बात करें तो यहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी ब्लड प्लाज्मा में, तो जहां पर भी ए एंटीजन है वहां पे कौन सी बॉडी होगी, बी एंटीबॉडी होगी। सपोज एक और देख लेते हैं, ये बी है, तो बी वाला आपका ब्लड ग्रुप है, उसमें ये आरबीसी है और आरबीसी के ऊपर आपका बी करके एंटीबॉडी प्रेजेंट है, सॉरी एंटीजन प्रेजेंट है ये। और यहाँ पे जो इसका प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में आपको क्या चाहिए, एंटीजन ए चाहिए, तो इसमें एंटीजन क्या होगा, इसमें एंटीजन होगा आपका ए। मतलब एंटीबॉडीज और एंटीजन्स जो है वो डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक, अब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि जो एंटीजन ऑफ डोनर है और एंटीबॉडी ऑफ रेसिपेंट है वो कभी भी सेम नहीं होंगे एट द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, जैसे आप किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हो, कोई आपसे एक्सेप्ट कर रहा है ब्लड, तो उस टाइम पर जो एंटीजन होना चाहिए डोनर और एंटीबॉडी ऑफ रेसिपेंट, जैसा कि अभी हमने देखा, वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए। द सेम एंटीजन, एजी इज फॉर एंटीजन एंड एबी इज फॉर एंटीबॉडी। ठीक है, जहां पर भी एजी लिखा हुआ होगा वहां से हम क्या डिनोट करना चाह रहे हैं कि वो क्या होगा, एंटीजन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो ए बी लिखा हुआ होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये दोनों कभी भी सेम नहीं होते हैं, डोनर और रेसिपेंट के। ईच अदर द ब्लड क्लॉट इन द वेसल्स एंड द रेसिपेंट डाइज। अगर ये दोनों सेम हो गए, मतलब सेम एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्ट्स विद ईच अदर, द ब्लड क्लॉट इन द वेसल्स एंड द रेसिपेंट डाइज। एंड द ह्यूमन बॉडी का काम क्या होता है कि वो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन, जो भी एंटीजन होगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है। ठीक है, डोनर ब्लड ग्रुप आप देखेंगे कि अगर अगर आपके पास ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो आप किसको डोनेट कर सकते हो, ए बी को। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो आप ए को भी डोनेट कर सकते हो और ए बी को भी डोनेट कर सकते हो, सॉरी। और उसके बाद से अगर बी है तो बी ब्लड ग्रुप और ए बी को कर सकते हो, और अगर ओ है जो कि यूनिवर्सल डोनर होता है तो ये सबको कर सकते हैं, ओ को भी कर सकता है, ए ब्लड ग्रुप वालों को भी कर सकता है, बी को, ए बी, इन चारों को ही डोनेट कर सकता है। ठीक है, इसको हम एक टेबल से समझ लेते हैं, सो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस साइड पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, ये वाला पार्ट जो हो गया वो आपके ब्लड ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करेगा। जी, यहाँ पर जो आ जाएंगे वो डोनर हो जाएंगे। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा डोनर, UNOR, डोनर हो गया। और यहाँ पे ले लेते हैं ब्लड ग्रुप एक्सेप्टर को। ये वैसे उस टेबल में भी दिया हुआ है, बट मुझे लगता है इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर एंटीबॉडीज सेम है या डिफरेंट है। ठीक, तो फर्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हमारे पास चार टाइप के ब्लड ग्रुप हैं डोनर्स के, जो है ए हो सकता है, बी होगा, या फिर कौन सा होगा, ए बी होगा, और क्या प्रेजेंट होगा, या फिर ओ होगा। ये चार ब्लड ग्रुप्स होते हैं। इसी तरीके से जो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर का भी चार ब्लड ग्रुप्स होंगे, एक्सेप्टर के भी चार ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं, ए बी, उसके बाद से आ जाता है ए बी, और ए बी के बाद से क्या आ जा रहा है, ओ आ रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हर एक ब्लड ग्रुप में एंटीजन प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी। जैसे सपोज किसी का ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, तो उसके पास जो एंटीजन होगा वो ए होगा, बट एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, बी। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो बी ब्लड ग्रुप के पास क्या होगा, बी करके एंटीजन होगा, और उसके पास ए होगा एंटीबॉडी। ठीक है, अगर ए बी है तो ए बी वाले में हमने क्या देखा था कि ए बी करके एंटीजन तो होगा, बट उसके पास एंटीबॉडी नहीं होगी। और अगर ओ है तो ओ के पास क्या होगा, ओ के पास एंटीजन नहीं होगा, बट ए बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो ये जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है। इसके बाद हम देखते हैं इस साइड पर, इसमें भी ऐसा ही होगा। ये सेम चीज आपको देखना है कि आपके पास क्या है, ए एंटीजन है, बी एंटीबॉडी हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन हो गया, और आपके पास ए जो है वो क्या हो गया, आपका एंटीबॉडी हो गई। इसके बाद यहाँ पे जाते हैं ए बी पर, तो ए बी करके आपके पास क्या है, एंटीजन है, और इसके पास एंटीबॉडी एब्सेंट है, और यहाँ पे भी सिमिलर चीज है, तो ये वाला हो गया। अब देखते हैं कि
हमें क्या चीज देखनी है कि जो डोनर है और एक्सेप्टर है, डोनर का जो एंटीजन है और जो एक्सेप्टर की एंटीबॉडी है, ठीक है, वो सेम नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट, अगर कोई ए ब्लड ग्रुप वाला किसी को ब्लड डोनेट कर रहा है तो वो किस किस को कर सकता है, हमने देखा वो ए को कर पाएगा और ए बी को कर पाएगा, ठीक है, ये दोनों को कर पाता है। तो अगर वो ए को कर रहा है तो इस टाइम पर देखो इसका एंटीजन और इसकी एंटीबॉडी डिफरेंट है, ए नहीं होना चाहिए, ए बी हो सकता है। और अगर आप इसमें देखोगे तो ए एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, ए एंटीजन प्रेजेंट और यहाँ पर एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट है, तो इसको भी डोनेट कर सकता है। और इन केसेस में नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे जो इसके एंटीजन है और इसकी जो एंटीबॉडी है वो ए और ए है, आप इसको कैपिटल भी लिख लो या फिर स्मॉल, वो सेम ही है, तो ये इसको डोनेट नहीं कर सकता है क्योंकि ये सेम हो जाएगा। ठीक है, अब बी ब्लड ग्रुप में चलते हैं। तो बी ब्लड ग्रुप में वो किस किस को कर सकता है, बी बी को तो कर ही सकता है डोनेट, और किसको कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है। इस केस में भी आप देखोगे कि जो इसका एंटीजन है और इसकी जो एंटीबॉडी है वो डिफरेंट है। इस केस में भी यही होगा कि इसका जो एंटीजन है और यहाँ पे इसकी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है तो इसको भी डोनेट कर सकते हैं। बाकी इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो जाएगी तो इसमें डोनेट नहीं कर पाएगा। फिर ए बी जो है वो सिर्फ किसको कर पाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप को ही डोनेट कर पाएगा, क्योंकि इनमें क्या होगा, इसका जो एंटीजन है वो कहीं ना कहीं इसके एंटीजन से ए तो प्रेजेंट ही है, वो सेम हो जाएगा, तो इन ब्लड ग्रुप्स को डोनेट नहीं कर पाएगा। फिर ओ है, ओ क्या है, इसमें एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है, अगर एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है तो यहाँ पे किसी से भी सेम नहीं हो पाएगा, इसलिए जो ये है सबको डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके एंटीजन्स और एंटीबॉडीज क्या होंगी, डिफरेंट नहीं हो पाएंगी। बस ये कंडीशन होती है कि जो डोनर का एंटीजन है और जो एक्सेप्टर का एंटीबॉडी है दैट शुड नॉट बी सेम, वो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद हमने देखा कि एक चीज आ जाती है आर एच फैक्टर। अब आर एच फैक्टर क्या है, इट इज अ प्रोटीन दैट कैन बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये एक आर एच फैक्टर रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे पाया जाने वाला प्रोटीन है। इफ योर ब्लड सेल्स हैव दिस प्रोटीन यू आर आर एच पॉजिटिव, और अगर ब्लड सेल्स के पास ये प्रोटीन नहीं है तो आर एच नेगेटिव होगा। ऑलरेडी आपके ब्लड ग्रुप्स हैं ए बी एंड ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप्स हैं। अब उस ए बी के ऊपर आपने देखा होगा ए नेगेटिव लगा हुआ है, फिर आपको बोला जाता है कि बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, बी नेगेटिव है। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ये एक्चुअली में क्या है, तो वीनर और लांडस्टीना करके ही एक आपके डिस्कवरर थे, ठीक है, उन्होंने मंकी के ब्लड की स्टडी की, ठीक है, मंकी के ब्लड की स्टडी की और उस मंकी का जो नेम था वो था रेशस, रेशस करके एक वैरायटी होती है मंकी की, उसकी स्टडी की और तब उन्हें क्या पाया गया, उसमें एक न्यू एंटीजन डिस्कवर किया। तो इस रेशस के ब्लड पर ही एक न्यू एंटीजन की डिस्कवरी की, न्यू एंटीजन की डिस्कवरी की एंड उस न्यू एंटीजन को क्या नाम दिया उन्होंने, आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर नेम दिया इस न्यू एंटीजन को। तो यहां से हम आर एच फैक्टर पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपके ब्लड सेल्स के पास ये आर एच फैक्टर वाला प्रोटीन प्रेजेंट है तब इसे क्या बोलेंगे, आर एच पॉजिटिव। और अगर आपके ब्लड सेल्स में ये वाला प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है या एब्सेंट है तो आप इसको क्या बोलोगे, आर एच नेगेटिव, जहां पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन यूज करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ आर एच फैक्टर आपको 8 मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स दिखेंगे, जहां पर आता है ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, फिर ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव। You inherit the protein, which means you get your RH factor from your biological parents. Your RH factor doesn't cause problems or hurt your health in any way. ठीक है, ये कब इंपॉर्टेंट होता है, आरएच फैक्टर किस टाइम पर इंपॉर्टेंट है, जब आपके ब्लड टाइप्स को मिक्स्ड किया जा रहा है, लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के टाइम पर मदर और जो बेबी है उसके ब्लड ग्रुप्स मिक्स हो रहे हैं, तो उस टाइम पर आरएच फैक्टर इंपॉर्टेंट है। वैसे ये आरएच फैक्टर उतना कोई आपकी किसी भी मतलब किसी भी चीज को या आपकी हेल्थ को हर्ट नहीं करता है किसी भी तरीके से। और ये जो आरएच फैक्टर आप कहाँ से इनहेरिट कर रहे हो, पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि आर एच फैक्टर मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेबल है, कि अभी हमने एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेबल देखा जहाँ पे नॉर्मल एबी और इस तरीके के ब्लड ग्रुप्स थे, ठीक। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब इन 8 टाइप्स का ब्लड ग्रुप है तो वो किसको डोनेट कर सकते हैं और किसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। वही है कि अगर आपके पास आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए, आपका ब्लड ग्रुप है ए, तो इसमें ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये क्या है आपका एंटीजन, और इसमें एंटीबॉडी क्या प्रेजेंट होगी, बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, तो बी विल बी और एंटीबॉडी ए बी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, शॉर्टली। इस तरीके से अगर उसी टाइम पर ए मतलब आप आर एच फैक्टर इंक्लूडेड है आपके ब्लड में, तो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो ए पॉजिटिव में भी यही चीज होगी कि ए करके एंटीजन प्रेजेंट है और जो बी है वो एंटीबॉडीज है।
यही चीज सारे उसमें चलने वाली है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इस साइड पर डोनर गिवन है और इस साइड पर रेसिपेंट गिवन है। ठीक है, इसको एक ब्लैंक टेबल से समझ लेते हैं, सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू गेट दीज टेबल्स की कहाँ पर कौन सा डोनर है, कौन सा एक्सेप्टर है, वो किसको डोनेट कर सकता है और किसको डोनेट नहीं कर सकता है। तो इधर पर हम क्या ले लेते हैं, यहां पर हम फिर से क्या ले लेते हैं, ब्लड ग्रुप डोनर। ये वाला पार्ट क्या बनाएगा, ब्लड ग्रुप डोनर बनाएगा। और इस साइड पर हम क्या ले लेते हैं, ब्लड ग्रुप एक्सेप्टर ले लेते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप डोनर एंड दिस इज ब्लड ग्रुप एक्सेप्टर। अब हमारे पास क्या हो सकता है कि हम ब्लड ग्रुप्स देख लेते हैं। ठीक, तो फर्स्ट हमारा जो ब्लड ग्रुप होगा दैट इज 3 4 5 6 7 और 8 ब्लड ग्रुप्स लेने हैं। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, ए पॉजिटिव ले लिया, फिर हमने उसके बाद ले लिया ए नेगेटिव, फिर हमने लिया बी पॉजिटिव, देन हमने लिया बी नेगेटिव, होगा 8 टाइप्स बनाने हैं ना। फिर होगा हमारे पास ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर भी जब हम बात करते हैं तो हमने क्या लेना है, यही सारे डोनर्स के पास भी यही होगा ना, या तो ए पॉजिटिव या फिर ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। अब आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें कौन है जो किसको डोनेट कर सकता है, कौन किससे एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, ये RH फैक्टर्स के साथ देख रहे हैं। अब ए पॉजिटिव वाला जो है वो ए पॉजिटिव को तो कर सकता है, ए पॉजिटिव को कर सकता है, और साथ ही साथ ए बी पॉजिटिव को। यहाँ पर भी वही एंटीजन और एंटीबॉडी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ ए जो पॉजिटिव वाले वो ए पॉजिटिव को कर सकते हैं और ए बी पॉजिटिव को कर सकते हैं। ठीक है, बाकी केसेस में ये हो जाएगा कि बाकी केसेस में वो किसी को भी डोनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इन सारे केसेस में इन सबको वो डोनेट नहीं कर सकता है। जो ओ पॉजिटिव ए पॉजिटिव का डोनर है वो इन सारे ब्लड ग्रुप्स में डोनेट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बी पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप्स हैं, ए नेगेटिव का देख लेते हैं पहले। ठीक है, ए नेगेटिव वाले जो हैं वो ए पॉजिटिव को भी कर सकते हैं, ए नेगेटिव को भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को कर सकते हैं। ठीक, तो इन सारे केसेस में कर सकता है। तो नेगेटिविटी फैलती है ना, नेगेटिविटी जो स्प्रेड करता है इंसान, वो ज्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड कर पाते हैं, मतलब नेगेटिविटी इजिली फैल जाती है। बट पॉजिटिविटी आप देखेंगे तो बहुत रेयर केसेस में भी सामने वाला भी पॉजिटिव हो पाएगा आपसे। तो ये अब बी पॉजिटिव है, किसको दे पाएगा, ये बी पॉजिटिव वाले को दे पाएगा और साथ ही साथ ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ठीक, अगर बी नेगेटिव की बात करेंगे तो बी नेगेटिव जो है वो बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, साथ ही साथ बी नेगेटिव को भी दे सकता है, और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी नेगेटिव को दे सकता है, जैसे इन केसेस में देखा। ठीक है, जो ए बी पॉजिटिव है, अब ए बी पॉजिटिव किसको दे पाएगा, सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही डोनेट कर पाता है। बी पॉजिटिव को तो कर ही रहा है, ए बी नेगेटिव को भी डोनेट कर देगा। ठीक है, बाकी सारे केसेस में वो किसी को भी नहीं कर पाएगा। सिर्फ किसको डोनेट कर सकता है, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, जो ए बी नेगेटिव वाला डोनर है। ओ पॉजिटिव में आएंगे तो ओ पॉजिटिव किसको कर सकता है, जितने भी पॉजिटिव्स वाले हैं, जैसे कि ए पॉजिटिव को कर सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, बी पॉजिटिव को कर सकता है। उसके बाद से आप देखेंगे ए बी पॉजिटिव को कर सकता है और ओ पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, बाकी किसी को नहीं डोनेट कर सकता है। ओ नेगेटिव जो होता है ना, वो ओ नेगेटिव इन सबको तो करेगा, जितने पॉजिटिव वाले हैं उनको तो वो करेगा ही। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जो नेगेटिव वाले हैं, नेगेटिव वाले को भी डोनेट कर सकते हैं। तो ये इसलिए हम ओ नेगेटिव को यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ओ पॉजिटिव है तो वो सारे पॉजिटिव्स वाले को दे रहा है। अगर किसी में RH फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप्स होंगे RH फैक्टर प्रेजेंट ही नहीं है, लेकिन बाकी ब्लड ग्रुप्स में RH फैक्टर प्रेजेंट भी होता है, तो उस केसेस में ओ नेगेटिव यहाँ पर क्या दिख रहा है, यूनिवर्सल डोनर है जो सबको दे पा रहा है। बाकी ये जितने भी बॉक्सेस छूटे हुए हैं ना, वो उस केस में डोनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका ए नेगेटिव है वो बी पॉजिटिव को नहीं डोनेट कर सकता, बी नेगेटिव को भी नहीं डोनेट कर सकता है, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, तो इन सारे पर आप क्रॉस यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर भी ब्लड डोनेशन पॉसिबल नहीं है वहां पर उस केसेस में आप क्रॉस लगा लीजिए, ताकि आपको क्लियर रहे कि हाँ, यहाँ पर भी सेम करना है कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन पॉसिबल नहीं है। अब इसे एक चीज समझ लेते हैं, इफ द पर्सन विथ RH नेगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप है एक्सेप्ट RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ,
then the body of Rh negative acceptor produces antibodies against Rh antigen but the acceptor doesn't die. पहले केस में अगर डिफरेंट है तो उसमें पर्सन की डेथ नहीं होती है, लेकिन जब प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है या फीमेल में तो कॉम्प्लिकेशंस अगर हो सकती हैं अगर आप जो मदर है वो RH नेगेटिव है, ठीक है, और जो उसका फीटस है वो RH पॉजिटिव है, तो इसको क्या कहा जाता है, RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। जो मदर है उसका नेगेटिव था RH फैक्टर, बट जो फीटस है उसका RH पॉजिटिव है। Your RH factor doesn't cause problem or hurt your health in any way. It only becomes important when blood types are mixed together, like during pregnancy और childbirth के टाइम पर ही important होते हैं। सपोज अब ये टेबल अच्छे से समझने हैं, ठीक है। तो प्रेग्नेंट बायोलॉजिकल मदर है उसका जो था ब्लड ग्रुप वो क्या है, RH पॉजिटिव है, ठीक है। और जो फादर है ये मदर का था, और एक जो अदर फादर है, फादर का क्या है, RH पॉजिटिव है। तो उस टाइम पर फीटस का अगर RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो इसने किसका अडॉप्ट किया है, मतलब RH फीटस का क्या हो गया, RH पॉजिटिव हो गया, तो कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। अगर जो मदर है उसका क्या है, RH नेगेटिव है और फादर का भी RH नेगेटिव ही है, तो बच्चे का भी क्या होगा, RH नेगेटिव होगा, और उस टाइम पर भी कोई रिस्क नहीं होता है। लेकिन अगर देखो यहाँ पर मदर का RH पॉजिटिव है और फादर का क्या है, RH नेगेटिव है, तो यहाँ पे बच्चे का कुछ भी हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी रिस्क नहीं होता है। बट अगर मदर का नेगेटिव है और फादर का पॉजिटिव है, तो उस टाइम पर रिस्क हाई होता है। और RH इम्यून ग्लोबुलिन करके नेसेसरी होता है, मतलब एक इंजेक्शन होता है जो प्रेग्नेंट लेडीज को दिया जाता है। आप इस एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं कि RH कंपैटिबिलिटी अगर होती है जब RH नेगेटिव जो है, मींस मदर का नेगेटिव था और फादर का पॉजिटिव था, उस टाइम पे रिस्क ज्यादा होते हैं। RH इनकम्पैटिबिलिटी, योर इम्यून सिस्टम रिएक्ट्स टू दिस डिफरेंस एंड क्रिएट्स एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं। These antibodies drive an immune attack against the fetus red blood cells, which your body thinks are foreign objects. क्योंकि उन्हें लगता है ये फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे जो केस बनता है दैट इज नोन एज RH सेंसिटाइजेशन। जब ऐसा अटैक होगा तो उसको क्या कहते हैं, RH सेंसिटाइजेशन कहते हैं। और उस टाइम पे जो आपके प्रेगनेंसी केयर प्रोवाइडर होते हैं वो आपको एक इंजेक्शन देते हैं इम्यून ग्लोबुलिन का, ताकि कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस हो सके, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे उतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, लेकिन जब सेकेंड बेबी होता है ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी पे होता है कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा, ठीक है, लेकिन सेकेंड जो प्रेगनेंसी होती है उसमें रिस्क ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है। फॉर योर एक्सप्लेनेशन एंड फॉर माई एक्सप्लेनेशन, और कर देती हूँ, फॉर योर एक्सप्लेनेशन आप इसको रीड कर सकते हैं, बाकी आपने समझ तो लिया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एनीमिया का प्रॉब्लम। तो एनीमिया हमने देखा था कि जब भी ब्लड में हेमोग्लोबिन का डिफिशियंसी होता है, इसका डिफिशियंसी आपको हेमोग्लोबिन का डिफिशियंसी है, तब क्या हो जाएगा, एनीमिया कॉज होता है। तो एनीमिया इज अ डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय लोअर देन नॉर्मल रेड ब्लड सेल काउंट, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, नॉर्मल ब्लड सेल काउंट है, लोअर है उससे, एंड इनसफिशिएंट हेमोग्लोबिन लेवल्स। अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देखेंगे जिस NFHS, इसका डेटा देखेंगे तो 2019 और 2021 में NHS5 आया था, जिसके अकॉर्डिंग एनीमिया का प्रेवलेंस जो है वो 25% है मैन में, लेकिन विमेन का आप रेट देख सकते हैं कि 57% है विमेन पे, ठीक है। एज हमने क्या लिया, 15 to 49 ईयर्स का एज है, इस पर 25% मैन में अकर होता है और 57% कहाँ पर अकर हो रहा है, विमेन पे अकर हो रहा है। prevalence of anemia in women increased from 53% अगर आप NHS4 का डेटा लेंगे, NFHS तो अभी वो 53 से 57 मींस एनीमिया का प्रेवलेंस इंक्रीज हुआ है। कि अगर एनीमिया है तो उससे क्या होगा, वुमेन एंड चिल्ड्रन पे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वीक होगी, स्कूल परफॉर्मेंस उनका वीक होगा, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। एडल्ट्स जिनको एनीमिया है तो उसमें फैटिग की प्रॉब्लम, फिजिकल परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगा, वर्क कैपेसिटी कम हो जाएगी, और इससे फाइनली जो इकोनॉमी और नेशनल डेवलपमेंट है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप कॉजेस दे सकते हैं कि एनीमिया विमेन्स में क्यों ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि आयरन इनटेक उनमें कम है, ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है, एंडोमेट्रियोसिस। जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंडोमेट्रियोसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है, उससे ब्लड लॉस क्यों हो रहा है। इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब आयरन प्रेगनेंसी रीजन हो सकता है, एंड ब्लड लॉस ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर भी फीमेल्स में ब्लड लॉस हो रहा है, इसके वजह से आरबीसी कम हो रहा है, हेमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज हो रहा है।
अब कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जिससे टैकल किया जा सकता है एनीमिया को, जैसे एनीमिया मुक्त भारत है, ठीक है। एनीमिया फ्री इंडिया एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। फ्लैगशिप मींस इसके अंदर और भी के सब इनिशिएटिव्स होंगे जो चल रहे हैं एनीमिया को टैकल करने के लिए। इसका एम है कि एनीमिया का प्रेवलेंस अमंग वुमेन, चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स में रिड्यूस करना है। दूसरा प्रोग्राम है मंथली विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन का, जिसमें न्यूट्रिशन कन्वर्जेंस चेक किया जाता है विद द आईसीडीएस। ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, आंगनवाड़ी सर्विसेज का स्कीम सुना होगा। तो उसमें उसके साथ ही इंक्लूडेड है, उसके कन्वर्जेंस में चल रहा है ये प्रोग्राम। इसमें भी क्या किया जाता है, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर देनी है, जहां पर उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और एनीमिया का प्रेवलेंस कम हो सके। नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव है विच फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, क्योंकि एक रीजन है जहां पर आयरन की डिफिशियंसी से एनीमिया हो रहा है। फिर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, एवरी प्रेग्नेंट वुमेन इज एंटाइटल्ड टू फ्री डिलीवरी इंक्लूडिंग C-section, cesarean section in public health institutions along with provisions of free transport, diagnostics। सबसे इंपॉर्टेंट हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि डाइट पर ध्यान दिया जा रहा है। तो जो भी कंज्यूमेबल्स हैं या फिर डाइट है, मदर्स की एज वेल एज चिल्ड्रन की जो डाइट है उस पर ध्यान दिया जाता है ताकि एनीमिया का प्रेवलेंस रिड्यूस हो सके। तो यहाँ पर हमने एनीमिया देखा, कॉसेज क्या है, उसके लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है एनीमिया को टैकल करने के लिए, बिकॉज इट इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया कि इतने 57% ऑफ द वुमेन्स आर अफेक्टेड विद दिस प्रॉब्लम। तो अभी हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ग्रुप्स पढ़े, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स के बाद से हमने ट्रांसफ्यूजन टेबल देखे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफ्यूजन टेबल की किसको आप डोनेट कर सकते हो, किससे एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली भी आपको ये नॉर्मल जो आपका लाइफ है उसमें भी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए ना कि आप किसको डोनेट कर रहे हो, किससे एक्सेप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक है अब ये एंड हो चुका है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू मीट नाउ इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू गाइस।